प्यारे दर्शकों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए आज हम जो पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें भी खंड एक अर्थात खंड एक में हमारा क्या है, शिक्षण अभिरुचि वाला जो पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, उसमें आज हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। वैसे तो राधाकृष्ण आयोग, नेट और जितने भी SET सेट या नेट सेट या सेट या नेट, इन दोनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितनी भी परीक्षाएं इस प्रकार की होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य परीक्षाएं हैं, उसके लिए भी शिक्षण अभिरुचि अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेषकर राधाकृष्ण आयोग कई जगह TET में भी लगा हुआ है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण जो है। इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह हम जानेंगे कि किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है। राधाकृष्णन आयोग के विषय में सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो है स्वतंत्रता के उपरांत पहला आयोग था जो विश्वविद्यालय शिक्षा का आयोग था। भारत सरकार के द्वारा 1948 के नवंबर माह में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। इसे भारत जो है, आप जानते हैं कि 1947 में जो है क्या हुआ, आज़ाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव हो गई कि देश की विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्रचना की जाए ताकि वह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानव शक्ति का विकास सुनिश्चित करें। इससे पहले जो भी आयोग बने उनमें अंग्रेज़ों का कोई ना कोई योगदान था, अंग्रेज़ों के द्वारा बने हुए थे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा था तो उसमें एक ये था कि भारतीय जितनी भी कल्चरल चीज़ें हैं या हमारी जो भाषा है, बोली है, उसको दरकिनार किया जा रहा था, चाहे वह मैकाले की हो या अन्य हो। वो अंग्रेजी को क्या थे, वरीयता देते थे और भारतीय भाषाओं को नकारते थे। जबकि राधाकृष्ण आयोग का मकसद यही था कि भारतीय जो भाषाएं हैं, भारतीय जो चीज़ें हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाए और उनको भी ध्यान में रखा जाए। चलिए हम आगे इसी विषय में आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। आगे देखिए, जो राधाकृष्ण आयोग है यह 48 में गठित हुआ और 49 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए नवंबर मास, आपको पता होना चाहिए कि इसका गठन नवंबर मास में भारत सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, राधाकृष्णन आयोग कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्षता किसने की, राधाकृष्णन जी ने की। आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, निम्नलिखित थी, इस प्रकार से थी। देखिए इसमें है, विश्वविद्यालय के प्रथम डिग्री कोर्स से पूर्व 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा आपकी पूरी होनी चाहिए। अर्थात जो आजकल भी आप चलता है, आपने देखा होगा 12वीं के बाद ही हम, 12th के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, विश्वविद्यालय की तरफ रुख कर सकते हैं। अर्थात विश्वविद्यालय में चाहे वो BA करें, BSc करें, BTech करें, जो भी कर रहे हैं वो 12वीं के बाद ही होता है। उच्च शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। सामान्य शिक्षा, एक तो सामान्य शिक्षा है, एक संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। संस्कारी शिक्षा अर्थात वैल्यू एजुकेशन, और सामान्य शिक्षा जो नॉर्मल एजुकेशन है। व्यावसायिक शिक्षा जैसे BTech इत्यादि है, या जो व्यवसाय इत्यादि के लिए जैसे जो शिक्षाएं होती हैं, जिसमें चाहे वो IIT हो, इस प्रकार के जो व्यावसायिक कोर्स होते हैं उसकी शिक्षा दी जाए। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने उस समय जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इसको सम्मिलित किया गया, किस में सम्मिलित किया गया, आपको पता होना चाहिए कि राधाकृष्ण आयोग के द्वारा उन्होंने कहा, सुझाव दिया कि इसे किस में सम्मिलित किया जाए, समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। ये उनका अपना सुझाव था। इसके अलावा देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए, यह भी इन्हीं का क्या था, सुझाव था। इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं था। तो ये आपको सुझाव याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें हम कर नहीं पाते हैं या हो नहीं पाता है। राधाकृष्ण आयोग, या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, देखिए इसका अपर नाम एक और मिल गया आपको। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है या क्या है।
तो राधाकृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बोला जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अलग है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अलग है, तो ये आपको एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। भी कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा नवंबर मास, जो हमने पूर्व में पढ़ लिया है, रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। यह 4 नवंबर 1948 को, इसकी आपको डेट अवश्य में नोट करनी चाहिए, नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। आपको पता होना चाहिए कि लगभग इसने 1 वर्ष का समय लगाया, मतलब 4 नवंबर 1948 को इनको नियुक्त किया गया, अर्थात इसका गठन किया गया, और 25 अगस्त 1949 को अपनी इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग कहा जाता है। ये पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। यह भी आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत का पहला जो शिक्षा आयोग था वह यही था। इसे विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था के लिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका जो है इस आयोग का गठन किस स्तर की शिक्षा के लिए किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये विश्वविद्यालय आयोग, जो शिक्षा आयोग है, इसका गठन विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए ही किया गया था, प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा के लिए नहीं किया गया था। संरचना की जांच करना तथा तात्कालिक समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को जो है आवश्यक सुझाव देना इसका काम था। ये आप मान के चलिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अवश्य में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका लक्ष्य क्या था, हम देखते हैं। लक्ष्य या इसका गठन के कारण क्या थे। हम सबसे पहले देखते हैं कि तात्कालिक विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना, क्योंकि हम नई उसी समय आज़ाद हुए थे, तो हमें पता नहीं था कि क्या समस्याएं हो सकती हैं उच्च शिक्षा में, और उन समस्याओं का पता लगाना और उनका निराकरण करना। प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना, यह भी इनका कार्य था। उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना कि लक्ष्य क्या है, कि सब तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए या फिर जिसे ज़रूरत है उन पे पहुंचनी चाहिए, मतलब इनका कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित था। उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय देना था इस आयोग का काम। उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाना था कि किस प्रकार से उस स्तर को बढ़ाया जाए। विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना था। विद्यार्थियों में उपस्थित अनुशासनहीनता का समाधान खोजना था, अर्थात वैल्यू वाली जो शिक्षा थी, नीति परक शिक्षा थी, उसको भी देना इनका मुख्य जो था कार्य था। उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना था, अर्थात जिस प्रकार से भी वेतनमान हो या सेवा की जो शर्तें हैं, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य था। विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम, अवधि और पाठ्यक्रम के बारे में, माध्यम अर्थात हिंदी होगा, मराठी होगा या फिर गुजराती होगा, जो जिस स्टेट का है वह उस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है, यह इस प्रकार से इन्होंने सुझाव दिया। इसके अलावा अवधि अर्थात कितने वर्ष की, कौन सा पाठ्यक्रम कितने वर्ष का होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, इसके बारे में इसका सुझाव देना था। इसका गठन का जो लक्ष्य था वह भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो मतलब बोध के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप समझ पाए हैं चीज़ों को, नहीं। मतलब पहला हमारा शिक्षा आयोग था जो उच्च शिक्षा के लिए था, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था, जिसमें लगभग जो मूलभूत आजकल हम चाहते हैं चीज़ें जो हम देखते हैं, वह उस आयोग के द्वारा ही, उस आयोग की ही देन है, ये मान के चलिए। शिक्षा का लक्ष्य क्या था, अर्थात उस समय उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा, एजुकेशन का जो एम है वो क्या हो, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए और आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना, क्योंकि एजुकेशन का एम क्या हो ये भी उन्होंने निश्चित किया। वर्तमान के साथ अतीत के की जो समझ है वो विकसित करना, व्यावसायिक और पेशेवर जो प्रशिक्षण है उसे प्रदान करना, ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहज क्षमता जगाना। इसके अलावा कुछ मूल्यों को विकसित करना, जैसे मन की निडरता और विवेक शक्ति और उद्देश्य की अखंडता। अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना। इससे पूर्व क्या कहा जाता था कि जो हमारी भाषा है, बोली है, उसके लिए एक नकारात्मकता भर दी जाती थी कि नौकरी केवल अंग्रेजी भाषा जानने वालों को प्राप्त होता है। लेकिन इस आयोग ने ऐसा करा कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, बोलियां थी, उसको भी प्रोत्साहन दिया। चलिए हम आगे अब देखते हैं और क्या इसके वो थे। तो शिक्षण संकाय और इसकी श्रेणियां क्या थी उस समय। शिक्षण संकाय हम देखते हैं।
आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। सबसे ऊपर प्रोफेसर थे, फिर पाठक थे, फिर व्याख्याता थे, सबसे नीचे प्रशिक्षक थे। तो इस प्रकार से उनकी पदोन्नति भी होती थी और वेतनमान भी उसी प्रकार से होता था। योग्यता के आधार पर एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी पर जो पदोन्नति होती है, जो आजकल भी आप देखते हैं, कोई जैसे प्राइमरी पीआरटी है तो फिर बाद में उस अगर वह पढ़ा लिखा है तो फिर टीजीटी में प्रमोट हो जाता है और फिर पीजीटी में प्रमोट हो जाता है। कई बार वह अच्छे पद तक भी पहुंचता है, वो चाहे वो शिक्षा अधिकारी हो या अन्य पद हो। आयोग ने चारों श्रेणियों हैं ये कि शिक्षकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर सेवा शर्तों जैसे भविष्य निधि अर्थात जो पेंशन इत्यादि है, आवासीय आवास अर्थात जहाँ रह रहे हैं उनके लिए रहने के लिए चीज़ें, काम के घंटे और छुट्टी आदि के लाभ की सिफारिशें भी की। अर्थात उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, कोई नियम कायदे इतने नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक नियम कायदे बनाए और कहा कि सप्ताह में वो केवल 18 घंटे ही काम करेंगे, अधिक इनको नहीं दिया जाएगा, अर्थात 18 घंटे से अधिक इनको काम इनसे नहीं लिया जाएगा। यह भी एकदम सुनिश्चित हो चुका था। इसके अलावा शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष और संपूर्ण सेवाकाल में 3 वर्ष का अवकाश वह ले सकते हैं। अर्थात वो अगर पढ़ना चाहे, अगर वह जैसे किसी ने रिसर्च करना है, पीएचडी करनी है, तो वो कम से कम अपने जीवन काल में 3 वर्ष की छुट्टी लेकर के पढ़ाई कर सकता है और कंटिन्यूटी में 1 वर्ष तक की छुट्टी ले सकता है। सेवा के अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 कर दी थी। अर्थात जैसे आजकल आप देखते हैं कि 58 या 60 हो चुकी है, कहीं कहीं स्टेट में, कहीं कहीं नौकरियों में 58 भी हो चुके हैं, पहले भी रिटायर कर देते हैं। तो उस समय क्या कहा था कि 60 से बढ़ाकर 64 कर दी गई थी, क्योंकि उनको लगता होगा कि ये और अच्छा काम कर सकते हैं। अब हम स्तर की बात करें, शिक्षण स्तर की बात करें तो विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 15 से 100 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात इतने ही विद्यार्थी होने चाहिए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिन्होंने 12 वर्ष तक पूर्व की शिक्षा प्राप्त कर ली हो, अर्थात जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, अर्थात जो 12वीं तक की शिक्षा है जिन्होंने ली है, उन्हीं को केवल एडमिशन मिलेगा। कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 परीक्षा के दिनों को छोड़कर, या इन्होंने निश्चित किया कि कम से कम एक साल में 180 दिन तो बच्चे को आना है, इतना उसके लिए पढ़ाई के होंगे। मतलब इतना पढ़ाई के लिए होगा, अब कितना आना है वह तो निश्चय होता है कि वह किस कक्षा में है, क्योंकि 10th और 12th के लिए जैसे 75% अनिवार्य होता है, तो अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग निर्धारित होता है। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार के पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं होंगे। इसके अलावा क्या है, जो सायंकालीन कक्षाएं हैं वह आरंभ की जानी चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे, तो ऐसे लोगों के लिए सायंकालीन जो विद्यालय थे, कक्षाएं थी, वह आरंभ करने की सिफारिश इस आयोग ने करी। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 70, 55 और 40% कर दिया गया। प्रथम श्रेणी के लिए 70%, द्वितीय के लिए 55 और तृतीय के लिए 40% करा। जो आजकल आप देखते हैं कि तृतीय के लिए क्या होता है, 33% तक तृतीय माना जाता है और 60 से लेकर के 33 तक का जो है 40% तक का क्या माना जाता है, द्वितीय माना जाता है। जबकि ये थोड़ा सा बदलाव है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब पहले थोड़ा सा अंतर था, पहले क्या था, 70 से लेकर के मतलब 70 तक का प्रथम श्रेणी का बच्चा हुआ और 70 से लेकर 55 तक द्वितीय श्रेणी का, 55 से लेकर के 40 तक का क्या होगा, तृतीय श्रेणी का बालक होगा। यह उस आयोग की सिफारिश थी, राधाकृष्णन आयोग की। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त। उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची, जिसे हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, में रखना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की इसमें साझी जो है जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होगा। दोनों की साझी जिम्मेदारी है, अर्थात ये विश्वविद्यालय जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें जिस राज्य में है उसकी भी जिम्मेदारी है और जो केंद्र सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी है। शिक्षा से संबंधित नीतियाँ
बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्य में लागू कराएगी। जो आज भी आप देखते हैं कि कोई भी नीति इत्यादि निकलती है शिक्षा से संबंधित, तो केंद्र सरकार उसे क्या करती है, पारित करती है और उन नीतियों को राज्य सरकार अपने राज्यों में अपने अपने हिसाब से लागू करवाते हैं। विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान, यहाँ ये थोड़ा सा त्रुटि हो रखी है, अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। यह भी उन्हीं की सिफारिश थी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्माण गठन हो रखा है। आगे देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। अब देखिए उच्च शिक्षा 3 स्तरों में आयोजित की जानी चाहिए। स्नातक जिसे हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, स्नातकोत्तर जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, शोध अर्थात जैसे क्या है पीएचडी इत्यादि, ये 2 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और स्नातकोत्तर 2 वर्ष, स्नातक जो है 3 वर्ष। उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए और क्या क्या श्रेणी है, कला, विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी, इस प्रकार से 3 श्रेणी में उन्होंने बांटा। कला, विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। अर्थात जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बीटेक, एमटेक इत्यादि के लिए हैं इनके, या वाणिज्य के लिए है, कॉमर्स इत्यादि के लिए है, कृषि के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों के आप देखते हैं आज जो है भारत में बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या वाणिज्य से संबंधित यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंजीनियरिंग आप जानते हैं, प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत सारे आईआईटी इत्यादि खुल चुके हैं। चिकित्सा से के क्षेत्र में अलग अलग जो है क्या खुल चुके हैं, कॉलेज या फिर छोटे मोटे इंस्टीट्यूट भी खुल चुके हैं। यह लेकिन राधाकृष्णन का ही सुझाव था, राधाकृष्णन आयोग का ही सुझाव था, ये आप मान के चलिए देखिए व्यवसायिक शिक्षा किस प्रकार से इसमें रखी इन्होंने। व्यवसायिक शिक्षा आयोग ने इस 6 श्रेणियों में इन्होंने बांटा और कहा कि ये जो है 6 श्रेणियों में इनको रखा गया। इसमें था शिक्षक शिक्षा और कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा तथा कानून से संबंधित शिक्षा को इस प्रकार से इन्होंने क्या है 6 भागों में डिवाइड किया। व्यवसाय से संबंधित शिक्षा को इस प्रकार से डिवाइड किया। हमने एक एक पॉइंट को लेकर के इसमें बड़ी तन्मयता से और बड़ी ईमानदारी से कोशिश की है कि राधाकृष्णन आयोग का एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो आप इसको एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे, नोट्स स्वयं बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और उत्तराखंड मैं कहता हूँ कि प्रवक्ता के लिए 1 से 2 प्रश्न अवश्य में उससे आएंगे। तो उत्तराखंड प्रवक्ता में 1 से 2 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पर ज़्यादा फोकस करिए जिसमें आ सकता है, क्योंकि पेपर का कुछ नहीं कहा जा सकता है कि उत्तराखंड वाले कब पेपर करवाएं। अभी तो डेट बढ़ी हुई है, फिर भी देखते हैं, कोशिश करेंगे। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ।